वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं पीस स्टडी और आज की क्लास हमारी 4.1 की जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वहां से स्टार्ट होने वाली है। बच्चों इससे पहले मैंने आप लोगों को इस चैप्टर की 2 क्लासेस दे दी हैं, आप लोग पहले उनको देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो क्लासेस देखनी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उनसे रिलेटेड ही हम लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं यानी कि अभी अभी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक बीएससी, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीटेक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ आप लोगों को। चाहे वो एनसीईआरटी का सिलेबस हो या फिर आपका कैलाश सिन्हा या फिर हर्षस्वरूप शर्मा या बालाजी, जो भी आपके यहाँ पर जो बुक चल रही है यहाँ पर हम लोग उन्हें सबको टच करने वाले हैं, उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो कर दीजिएगा लाइक। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया होगा आपके कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। अब जिन लोगों ने इस लेक्चर की पहली क्लास देख रखी है यानी कि द्विघात समीकरण की पहली क्लास देख रखी है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम इवार्ती प्रश्न को हल करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें मैथमेटिकली यानी कि द्विघात समीकरण में ला करके छोड़ना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 m स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है ये। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में और चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो मैं आप लोग बेसिकली बता देता हूं, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई आप लोगों को ज्ञात नहीं करनी है। सिंपली आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं द्विघात समीकरण के रूप में बनाकर आपको ये छोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक आयताकार भूखंड की बात चल रही है तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए आयताकार ये होता है आयत। आयत के अंदर क्या होता है, ये लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये आयताकार में क्या होता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है। बेसिकली ये एक समांतर चतुर्भुज भी कहलाता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, जैसे कि आप लोग डायग्राम में मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि अगर आप चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई जो हो जाएगी उसके दुगने से एक अधिक हो जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो ये एक हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इसकी चौड़ाई x मानेंगे और लंबाई हमारी दुगने से एक अधिक हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन देखिए किस तरीके से लिखेंगे। हम पूरा का पूरा सिस्टमेटिकली करना सीखेंगे क्वेश्चन को कि हमारे बोर्ड में अच्छे से नंबर आ सके। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई। तो यहां पे चौड़ाई मानेंगे हम लोग, चौड़ाई हमने मान ली x, मीटर भी मान सकते हो आप, ठीक है, मीटर। एंड लंबाई, लंबाई को हम मान रहे हैं, यहां पे मानना नहीं है, उन्होंने खुद प्रश्नानुसार दे रखा है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। तो दुगने से ये हो गया दुगना इसका और उसका एक अधिक है, ये हमारा मीटर में ये भी, ठीक है। अब हमें इसके बाद में प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने कि इसका क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहां डालेंगे कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल दे रखा है उसने 528 मीटर स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद में एक बात बताइए, हमारे पास में एक मोटा मोटा फॉर्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लगा देंगे हम, क्या होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई बराबर है हमारे पास में 528 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इंप्लाइज दैट लगाते हुए चलेंगे। लंबाई देखिए यहाँ पर कितनी है, लंबाई है हमारे पास 2x + 1 इंटू और इसकी जगह पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 528 m स्क्वायर। इस m स्क्वायर को आप छोड़ दीजिए, हम एंड में लगा लेंगे। इसके बाद अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में इसको हमें बनाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ इसकी करोगे तो ये x और इसे इधर ले आइए माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। बस आपको इतना ही करना है, इससे आगे सॉल्व नहीं करना, ये आपका आंसर आ गया।
हमें सिर्फ द्विघात समीकरण के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से हमने ये सीखने की कोशिश करी है। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग पहले क्या करिएगा, कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन आपके पूरे प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, तब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। तो हम बात करते हैं अब अपने सेकंड क्वेश्चन की। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आ गया है, लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहां पर कुछ बातें हम नोट में पहले सीख लेते हैं। नोट हमारे पास में क्या है कि पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। क्रमागत का मतलब है बच्चों यहां से क्रम से आने वाला। अब अगर हम क्रम से आने वाले की बात करें तो जैसे गिनती है हमारे पास में, डिजिट्स होती हैं, तो जैसे 1 है, अब 1 के बाद में 2 कब आता है, जब 1 में 1 प्लस करते हैं। 2 के बाद 3 कब आता है, जब इसमें 1 प्लस करते हैं। 4 कब आता है, जब इसमें 1 प्लस करते हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम अगर समान अंतर हमारे पास में है तो वो क्रमागत कहलाएगी। जैसे कि यहां पर 1-1 का फासला है, तो 1-1 का फासला, जैसे मान लीजिए 2 है हमने, अब 2 के बाद 4 कब आएगा, जब इसमें हम प्लस 2 ऐड करेंगे। फिर 6 कब आएगा, इसमें जब प्लस 2 ऐड करेंगे। फिर 8 कब आएगा, जब इसके अंदर 2 ऐड करेंगे। तो ये भी क्रमागत संख्याएं हैं, ये भी क्रमागत संख्याएं हैं। एक और देख लेते हैं, यहां पर अगर हमारे पास 1 है तो 3 कब आएगा, जब इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे। और 5 कब आएगा, जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे। फिर 7 कब आएगा, जब इसमें हम 2 ऐड करेंगे। बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो ये तो हो गई सम संख्याएं, सम संख्या, और ये वाली जो हो गई आपके पास, ये हो गई विषम संख्या। अब ये विषम संख्या क्रमागत हैं क्योंकि ये क्रम से आ रही हैं, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। तो ये विषम क्रमागत संख्याएं हैं, ये सम क्रमागत संख्याएं हैं, और ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत क्रमागत संख्याएं कह सकते हो आप। तो अगर मैं मोटा मोटा मानूं तो यहां पे बढ़िया बात देखिए क्या निकल कर आती है। सारा फोकस अपना यहां कर दीजिए 2 मिनट के लिए, बहुत ही अच्छी चीज है जो मैं आप लोगों को यहां में बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए क्रमागत संख्या कैसे, मान लीजिए हमें क्रमागत संख्या निकालनी है, तो पहले मानो हमने x मान ली अगर कोई क्रमागत संख्या, तो इससे अगली क्रमागत संख्या भाई 1 जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कि हमने 1 जोड़ा था तब अगली क्रमागत संख्या, फिर इसमें 1 और जोड़ोगे तो x + 2। तो ये होती है हमारी क्रमागत संख्याएं, राइट। तो ये तो हो गई प्राकृतिक संख्या, यहां से तो प्राकृतिक संख्याएं पता चल जाएंगी आपको। अगर हमें सम क्रमागत संख्या निकालनी है तो सम क्रमागत संख्या के लिए आपको देखिए 2 के फॉर्म में लेनी पड़ेगी। तो हमने ले लिया 2x पहली संख्या, तो अगली कौन सी होगी भाई, 2x + 2 होगी, क्योंकि 2 का अंतर होता है इनके बीच में, याद रखना 2 का अंतर होता है। अगली वाली कितनी होगी, 2x + 4 होगी, ठीक। ये हो गई हमारी सम क्रमागत संख्या, राइट। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। और अगर हम विषम संख्याओं की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा है। विषम संख्या देखिए x मानिए आप, x मानने के बाद अगली विषम संख्या में 2 जोड़ोगे तो ये विषम संख्या बनेगी, राइट। या x + 4 ये विषम संख्या बनेगी अगर ये विषम है तो, सही बात है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि ये एक सम है, तो सम संख्या में जब 1 जोड़ोगे तभी तो विषम संख्या प्राप्त होगी। तो सम संख्या अगर आप ये 2x मान रहे हो तो अगली हो जाएगी 2x + 1, फिर उससे अगली हो जाएगी 2x + 3। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर क्या ज्ञात करते हैं, सारी की सारी संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो क्रम संख्या का मतलब है यहां पर क्रम से आने वाला, जो क्रम से आएंगी संख्याएं उनको हम क्या कहेंगे, क्रमागत संख्याएं कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर ये आप लोगों को पता है तो आगे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से, बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इतना पोर्शन ये पक्का आपके याद हो जाना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हाथों हाथ आप मेरे साथ उतार सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके आ गया होगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपको दे रखा है 306। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो बहुत आसान सवाल है। तो सबसे पहले हम यहां क्या करेंगे, मानेंगे माना पहली क्रमागत संख्या। तो भाई पहली को मान लो आप x, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पहली को मान लेंगे x। और दूसरी भाई क्रमागत संख्या क्या मान लेंगे, x + 1, धनात्मक है तो प्लस में माननी पड़ेगी हमें, राइट। अब यहां पर प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है कि 2 क्रमागत यानी कि इन वाली संख्याओं का जो गुणनफल है वो 306 दे रखा है।
तो भाई संख्याओं का गुणनफल जो है वो दे रखा है 306। लो जी भाई साहब, ठीक। अब गुणनफल कैसे निकालेंगे, संख्याएं तो ये है हमारे पास, तो गुणनफल कैसे निकालेंगे, x गुणा और x प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सिंपल आपको क्या करना है, अंदर भैया मल्टीप्लाई कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 से करोगे तो x, इसे इधर ले आइए, 306 बराबर 0। बस यही निकालना था आपको, ये हो गया आपका आंसर। लीजिए, इतना सा करना था, इतना आसान है। अब मैं समझता हूं इतने से में आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्रमागत संख्या क्या होती है और हम किस तरीके से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पे भी समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं यहाँ पर, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट के, आप लोगों के प्यार की, क्योंकि अभी अभी नया चैनल ओपन हुआ है। मेरे ख्याल से 60 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी भाई बहन हैं उनके साथ आप लोग शेयर करिए, ताकि वो अच्छे से मैथमेटिक्स को सीख सकें और फुल बाई फुल यहाँ पे नंबर लेकर आ सकें। बहुत जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये थोड़ा सा आयु का क्वेश्चन है, आप लोग से ध्यान सुनिए। यहाँ पर देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया होगा। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। लिखा है कि रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है साहब। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब बाद में 360 हो जाएगा या हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु को ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा, बहुत सटीक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले यहां मानेंगे रोहन की आयु। तो रोहन की आयु आपने मानी x वर्ष। दूसरी बात, उसने कह रखा है कि मां की आयु जो है वो रोहन की आयु से भैया 26 साल बड़ी है। तो 26 साल बड़ी है तो जोड़ दिया हमने, क्लियर हो गई बात। यहां पर फिर वो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद किसकी आयु निकालना है, मां की आयु। तो 3 वर्ष बाद मां की आयु निकालोगे तो भाई x प्लस 3 जोड़ दोगे इसमें तो 29 हो जाएगा। और पुत्र की निकालोगे यानी कि रोहन की, तो आपका हो जाएगा x प्लस 3। तो प्रश्नानुसार वो क्या कहना चाह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 360। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 3x, यहां से यहां करोगे, फिर ये बन जाएगा प्लस 29x, और इन दोनों ही करोगे तो बन जाएगा 9 27 का 7, हासिल लगे 2, 6 और 2 8, इसे इधर ले आइए माइनस के 360 बराबर 0। तो यहां पर हमारे पास क्या बना, आप देख सकते हैं यहां पर ये बना एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 32x, और यहां पर आपका बन जाएगा माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। लीजिए भाई साहब, आंसर शीट में जो है आपका आंसर वो ये वाला है। तो यहां पर हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो यहां पर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेगी, ठीक है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, जबकि हमें चाल नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालना है द्विघात समीकरण को। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप यहां मान लीजिए कि माना ट्रेन की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, इतना मान लिया। फिर यहां पर उसने दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर की यात्रा करने में लगा समय, तो हम समय निकाल लेते हैं। यहां पर समय बराबर हो जाएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया। भाई एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। तो हमारे पास में जो दूरी है वो तो दे रखी है उसने 480, और चाल जो है वो मानी है हमने x, समय हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके समय हम इधर ले गए, और यहां पर 480 तो ऐसे ही है, बटे में आ जाएगा इसका x।
तो ये आ गया हमारा समय। बात समझ में आया किस तरीके से आया? ये वाली चीज को मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर दिया है। भाई वो प्रश्नानुसार क्या कहना चाह रहा है? प्रश्नानुसार वो ये कह रहा है, तो यहाँ पर उसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे फिर से प्रश्नानुसार ट्रेन की गति वो भैया जो प्रारंभिक चाल थी उससे 8 किलोमीटर भैया कम हो गई। ठीक है, तो यहां पे किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि हमें यूनिट दे रखी है, लिखना पड़ेगा। यह दिया है कि ट्रेन इसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगाएगी या लेगी, ऐसे लिख लेते हैं, लेगी। ये बात हो गई सही। तो 3 घंटे समय लेगी, तो इसका मतलब ये हो गया, तो जो हमारा समय था वो तो यही रहेगा 480/x। लेकिन इस बार दूरी चेंज हो जाएगी। तो दूरी जब चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगी 480 बटे जो हमारी गति दे रखी है x - 8, कि जो हमारा बाद का टाइम है, ये बाद का समय है ना, ये T2, ये बाद का समय, ये T2 है और ये हमारा T1 था, है ना। तो ये जो T2 है, ये वाला जो T2 है, ये T2 जो है ये कैसा आया है? T1 में 3 घंटे ऐड करके, तभी तो बराबर बन रहा है। तो T1 के अंदर ऐड कर दो भाई। कैसे? ये जो T2 है भाई, T2 की वैल्यू कितनी है? ये है T2 की वैल्यू, और T1 की वैल्यू कितनी है? ये है 480/x और +3। ये वाली बात निकल के आई भाई साहब हमारे पास। ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो आप एक काम करिए, इसे इधर ले आइए। 480/x - 8, 480/x इज इक्वल टू, यहाँ पर बचा 3। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर x - 8 और x, यानी कि एलसीएम आ गया। चलिए मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी 480x, और इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये आएगा x - 8 इज इक्वल टू 3। अब यहां से क्या होगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 480x - 480x + 1280। बात समझ में आ गई? अब ये 3, ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी इधर पहुंच जाएंगे 3, तो ये जाएगा x - 8 और ये आ गया x। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। 480 और से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 की, तो ये हो गया 0, तो ये हमारा हो जाएगा 3840, ये आ जाएगा। राइट, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करिए 3 की, तो यहाँ पे मैं मार्कर चेंज करता हूँ, आपको ग्रीन से दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा इतना बराबर, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो इधर से भी कर रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं, तो ये 3x हो गया कुल मिला के। 3x से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो ये जाएगा 3x² और माइनस इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 या 24x। आप इसको इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस के 24x, और ये हो गया माइनस के इतना बराबर 0। अब यहां पे सिंपली हमें क्या करना है, 3 से भाग कर देनी है। तो 3 से भाग कर दोगे तो x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, और 3 से काटोगे 3 × 3 = 3, 3 दूनी 6, और 2 इधर पहुंच गया, 3 × 8 = 24 और 0 बराबर 0। लो जी भाई साहब, ये था हमारा जो द्विघात समीकरण था, जो कि हमने निकाला है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, मैं आपको शुरू से बताता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ट्रेन जो है आपकी जो 480 किलोमीटर की दूरी से समान चाल से चल रही है, तो हमने मान लिया कि इसकी जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 480 समय की जो यात्रा निकलेगी, यानी कि जो उसे समय लगेगा वो कितना लगेगा, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे दूरी बटे समय से हम निकालेंगे। दूरी हमारी 480, समय निकालना है, चाल को हमने x माना है, तो x इधर ले गए, समय इधर ले गए, तो T1 हमारा निकल के आ गया 480/x। उसके बाद प्रश्न अनुसार वो कह रहा है कि ट्रेन की गति को 8 किलोमीटर अगर स्लो कर दिया जाए तो उसी दूरी को चलने में वो 3 घंटे का समय लेगी। तो यहां पर हम T2 निकाल लेंगे। T2 कैसे निकालेंगे भाई, दूरी तो वही है, जो उसकी चाल है वो 8 घंटा कम चल रही है। 8 घंटा कम, यानी कि चाल में से 8 घंटा हमने घटा दिया, तो ये T2 आ गया। अब T2 में से, इसमें से अब ये T2 आ गया है, तो वो ये कह रहा है कि दूसरी गति को चलने में उतना ही समय लग रहा है, 3 घंटा लेट मतलब 3 घंटे इसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो T2 बराबर हो गया T1 प्लस, यहां पे हमने लगा दिया T2 की वैल्यू ये है, T1 की वैल्यू ये हैगी, और +3 ये हैगा हमारे पास में। ठीक, इनको हमको क्या करा, इस समय इधर ले आया, इधर लाने के बाद ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। अब माइनस में इनका हमने एलसीएम ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, तो ये तो
इतना हो जाएगा, और इस पूरी ब्रैकेट की आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना हो जाएगा। ये सेम ऐसे ही रहेगा, मैंने इसको इधर ले गया, ये आ गया, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये तो ऐसे ही रहा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, तो ये आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसी प्रोसेस को आगे करेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, और कटने के बाद आपका यहाँ पे बचेगा 38 40, और ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये, इसे मैं इधर ले गया तो ये प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, ये देखिए ये हो गया, और भाग करने के बाद हमारा ये आंसर एज इट इज जैसे कि आंसर शीट में है वैसे के वैसे आ गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। ये थोड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं, थोड़े टिपिकल होते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे से पक्का करिए, क्योंकि ये सवाल आपके आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आगे की जितनी भी क्लासेस में हैं मैक्सिमम तौर पर आपको इस तरीके के सवाल देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हम अपनी 4.2 करेंगे, इतने आप इन क्वेश्चंस को पक्का करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडी, टेक केयर एंड बाय।